मेरा नाम आराध्या है और मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी जिसने मुझे हंसती खेलती लड़की से एक ऐसी औरत बना दिया जिसने मौत के कुएं से उठकर फिर से जीना सीख लिया। मैं केरल के एक छोटे से कस्बे अलप्पुझा में पली बढ़ी हूँ, जहाँ नारियल के पेड़ हवा में झूमते हैं और बैकवाटर्स की नीली आंखें हर रोज एक नई कहानी सुनाती हैं। मेरे पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास महज 2 एकड़ जमीन थी और मेरी माँ सिलाई कढ़ाई का छोटा सा काम करके घर चलाती थी। मैं उनकी इकलौती औलाद थी, एक ऐसी बेटी जिसके सपनों को पंख देने के लिए उन्होंने अपनी हर सुबह की चाय तक दांव पर लगा दी थी। मुझे याद है, मैं जब 10वीं कक्षा में थी तो मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, बेटा तुम पढ़ोगी तो ही इस गरीबी की जंजीरों को तोड़ पाओगी। उस दिन मैंने मन ही मन ठान लिया कि मैं एक बड़ा नाम बनूंगी, शायद कोई अफसर या फिर एक सफल वकील। मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि उनकी नजर में बेटी के लिए डॉक्टरी से बढ़िया कोई पेशा नहीं था, समाज में इज्जत भी और पैसे भी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपनी मेहनत से 12वीं में पूरे जिले में 7वीं रैंक लाई और मुझे त्रिवेंद्रम के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मेरे पिता ने पूरे गाँव में मिठाई बांटी थी और मेरी माँ ने मेरे माथे पर सिंदूर का टीका लगाकर भगवान से मेरी सफलता की दुआ मांगी थी। लेकिन कॉलेज के उसी पहले सेमेस्टर में मेरी मुलाकात हुई विक्रम से। विक्रम हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा था और पूरे कैंपस में राजकुमार के नाम से मशहूर था। 6 फुट का कद, गेहुआ रंग, आंखों में एक अजीब सी चमक और होठों पर हमेशा एक मासूम मुस्कान। विक्रम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र था और उसके पिता ने उसके लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव पहले ही रख दी थी। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई, जहां मैं अपनी किताबों में खोई हुई थी और उसने मुझसे बेनक्श नाम की एक किताब मांगी थी। मैंने उसे वो किताब दे दी और उसने मुझे धन्यवाद कहा, बस इतना सा। लेकिन अगले ही दिन उसने मुझे कैंटीन में चाय पिलाई, फिर लाइब्रेरी में साथ बैठने लगा, फिर क्लास के बाद मेरा इंतजार करने लगा। विक्रम के पास वो बात थी जो किसी भी लड़की को अपनी तरफ खींच लेती है। वो बहुत अच्छा बोलता था। वो बातें करता था जो दिल को छू जाती हैं, वादे करता था जो दिमाग में बस जाते हैं। उसने मुझसे कहा, आराध्या तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तुम डॉक्टर बनो, मैं तुम्हारी हर किताब हर फीस का खर्च उठाऊंगा। मैं उसकी इन बातों में आ गई। मैं वो मासूम लड़की थी जिसने प्यार की किताबों के सिवा जिंदगी की असली कीमत कभी नहीं समझी थी। विक्रम ने मुझसे शादी का वादा किया और 3 महीने बाद हमारी सगाई हो गई। सगाई के बाद विक्रम मुझे अपने घर ले गया। उसका घर कोई घर नहीं, एक महल था। 4 मंजिला इमारत, सामने विशाल लॉन, पीछे स्विमिंग पूल और अंदर ऐसी खूबसूरती की देखते ही बनती थी। लेकिन इस सब के बीच मुझे सबसे ज्यादा देखना था उसकी बड़ी बहन माया को। माया 5 साल पहले विधवा हो गई थी और तब से वो विक्रम के घर पर ही रहती थी। माया ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और कहा, तुम बहुत प्यारी हो आराध्या, पर एक बात याद रखना, इस घर में सब कुछ है लेकिन यहाँ की हर चीज की एक कीमत है। उस दिन मैंने उसकी बात को हल्के में ले लिया, लेकिन आगे चलकर मुझे एहसास हुआ कि माया ही एकमात्र ऐसा शख्स था जिसने मुझे सचेत किया था। शादी के बाद मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन ससुराल में हर कोई मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, बहू कब घर में नन्ही किलकारियां सुनने को मिलेंगी। मेरी सास ने पहले हफ्ते में ही मुझे समझा दिया कि इस घर में औरत का एक ही धर्म है, बेटा पैदा करना। उनका कहना था कि जिस तरह उन्होंने 5 बेटों को जन्म दिया, उसी तरह मुझे भी वंश को आगे बढ़ाना है। विक्रम अपनी माँ के सामने चूहे सा बन जाता था। जब मैंने उससे कहा कि मैं डॉक्टरी पूरी करना चाहती हूँ, तो उसने कहा, तुम पागल हो क्या, इस घर में रहकर तुम नौकरी करोगी, लोग क्या कहेंगे। मैं चुप हो गई। मैंने सोचा शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी मेरे साथ जो नाटक करने वाली थी वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। शादी के 6 महीने बीत गए और मेरी कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब मेरी सास ने मुझ पर जहर उगलना शुरू कर दिया। वो मुझे बांझ कहती, मुझे किचन में घंटों खड़े रहने को कहती, मेरे लिए सिर्फ बचा हुआ खाना रखती। विक्रम इस सब को अनदेखा करता रहा। उसकी नजरों में मैं अब वो खूबसूरत लड़की नहीं थी जिससे उसने प्यार किया था, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो उसके नाम पर दाग लगा रही थी। एक दिन मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उसने मुझे एक कागज दिखाया। वो कागज था एक फर्जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट। उसने कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर बेटा पैदा नहीं कर पाई तो मैं इस सर्टिफिकेट से पूरे शहर में बता दूंगी कि तुम्हारी औलाद पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। मैं दहल गई। उस रात मैंने विक्रम से ये सब बताया तो उसने कहा, माँ जानती है क्या कर रही है, तुम बस उनकी बात मानो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली हूँ। इस शानदार कोठी में, इस ठाठ बात वाली दुनिया में मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। मैं रोई, बहुत रोई, लेकिन जब आंसू सूख गए तो मेरे अंदर एक दृढ़ता जागी। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी, चाहे विक्रम साथ हो या ना हो। मैंने छुपकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। रात के 2 बजे जब पूरा घर सो जाता था, मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मेडिकल की किताबें पढ़ती थी।
मेरी सास ने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी बहू किसी दिन देश की सबसे बड़ी डॉक्टरों में से एक बनेगी। वो तो बस यही देखना चाहती थी कि मेरा पेट कब बढ़ता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मेरी सास ने कमर कस ली। उसने मुझे घर से निकालने की साजिश शुरू कर दी और इसी दौरान मुझे वो फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस फोन कॉल ने मेरी जिंदगी की धारा ही बदल दी। कॉल मेरे पुराने प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर की तरफ से था, जो अब दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर सर्जन थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक ऐसे केस के लिए एक योग्य डॉक्टर की जरूरत है जिसमें 20 से अधिक महिलाओं को एक साथ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देना है। आराध्या, मुझे पता है तुम विवाहित हो और घर में रहती हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा यहाँ काम आ सकती है। तुम्हारे पास एक मौका है गरीबों के लिए कुछ करने का, उन्होंने कहा। उसी समय मैं विक्रम के घर की साजिशों से त्रस्त थी। मुझे लगा, हो सकता है ये मौका मेरे लिए आजादी की तरफ पहला कदम हो। मैंने विक्रम से बात करने की कोशिश की। उसने मुझे देखा ऐसे जैसे मैं कोई विदेशी भाषा बोल रही हूँ। तुम बाहर जाकर काम करोगी? मेरे परिवार की इज्जत का क्या होगा? तुम माँ बनने में असफल हो और अब बहाना बना रही हो, उसने ताना मारा। यह मेरे जीवन का वो दौर था जब मैंने सबसे अधिक आत्महत्या के बारे में सोचा, लेकिन हर बार मैंने अपनी माँ का चेहरा देखा, जिसने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी शादी की अंगूठी तक गिरवी रख दी थी। मैंने उनको निराश नहीं करना था। मैंने फैसला किया, मैं दिल्ली जाऊंगी चाहे कुछ भी हो। एक रात जब पूरा घर सो गया, तब मैंने एक बैग पैक किया। मैंने अपनी मेडिकल डिग्री के दस्तावेज, 2000 रुपए और अपनी माँ की एक तस्वीर रखी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, मेरी सास ने मुझे पकड़ लिया। उसने मेरा बैग खींचकर फेंक दिया और मुझ पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। चोर है ये, हमारे गहने चुराकर भाग रही है। मैं उस दिन बुरी तरह घबरा गई, पर तब माया, विक्रम की बड़ी बहन, आगे आई। उसने अपनी माँ को रोका और कहा, माँ, ये ठीक नहीं है। अगर यह औरत काम करना चाहती है तो उसे करने दो। माया की हिम्मत ने मुझे हैरान कर दिया। सास ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, तू भी तो अपने पति के घर में क्या करती, सदा यहाँ पड़ी रहती है। माया के चेहरे पर एक अजीब दर्द उभरा। उसने मुझे कमरे से बाहर ले जाकर कहा, आराध्या, तुम चली जाओ, यहाँ से निकल जाओ और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। तुम वो मौका ले सकती हो जो मैं ले नहीं पाई। मैंने माया का आभार माना और अंधेरे में गायब हो गई। त्रिवेंद्रम से दिल्ली तक का सफर आसान नहीं था। ट्रेन में मेरे पास बर्थ तक नहीं थी, मुझे बैठकर जाना पड़ा। जब मैं दिल्ली पहुंची तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपए बचे थे। डॉक्टर सुधीर ने मुझे अस्पताल के हॉस्टल में एक कमरा दिला दिया। उन्होंने मेरी स्थिति देखी, मेरे हाथों पर घिस्से और चोट के निशान देखे और कुछ नहीं पूछा। वो बस इतना बोले, बस अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है आराध्या। मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अस्पताल में मुझे एक अनोखी टीम मिली। डॉक्टर रजत, डॉक्टर शालिनी और डॉक्टर तन्वी। ये तीनों उन महिलाओं की तरह थे जो आग में तपकर सोना बनती हैं। हम चारों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उन महिलाओं की मदद करना जिनके साथ घरेलू हिंसा होती थी, जिन्हें उनके परिवार मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते थे। हमने काउंसलिंग सेंटर खोला जहां हर रविवार को बिना किसी फीस के परामर्श दिया जाता था। अस्पताल ने हमारी इस पहल को काफी सराहा, लेकिन सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अस्पताल में एक मर्दाना शख्स आया। वो काला चश्मा लगाए था, उसकी दाढ़ी साफ मुंडी हुई थी, उसने साधारण कुर्ता पहन रखा था। वो मेरे पास आया और बोला, डॉक्टर आराध्या, मेरी माँ की जांच करवानी है, उन्हें बहुत तकलीफ है। मैं उसके साथ जांच के लिए गई। जब हम क्लिनिकल रूम में गए, उस शख्स ने आवाज बदली और उसके बोलने का अंदाज मुझे जाना पहचाना लगा। मैंने जैसे ही उसका चश्मा हटाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विक्रम का छोटा भाई था, अनुज। अनुज विक्रम से 6 साल छोटा था, पर दिखने में उससे कहीं अधिक सयाना और चालाक। उसने मुझसे कहा, भाभी, आप यहाँ आराम से डॉक्टरी कर रही हैं, जबकि आपकी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। विक्रम भैया ने पिछले 6 महीनों में शराब पीना शुरू कर दिया है, मम्मी को हार्ट अटैक आया है और माया दीदी तो आपके जाने के बाद से बोलना ही भूल गई हैं। मैं सुनकर दंग रह गई, पर उसकी अगली बातों ने मुझे सचेत कर दिया। उसने कहा, भाभी, आपको वापस आना होगा, वरना हम मीडिया में जाकर आपके खिलाफ केस करेंगे। आप एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती हैं ना? तो ये अच्छे डॉक्टर वाली छवि तब जाएगी जब हम मीडिया को बताएंगे कि आपने अपने पति का घर छोड़ दिया, बिना तलाक लिए, और यहाँ नौकरी कर रही हैं। मैं समझ गई कि ये कोई मामूली साजिश नहीं थी, ये मेरी बदनामी के लिए की गई एक पूरी योजना थी। उस रात मैंने डॉक्टर सुधीर को सब बताया। उन्होंने कहा, डरो मत, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पर हाँ, तुम्हें इन लोगों का सामना करना होगा। मैं घबराई हुई थी। मैंने सोचा,
कहीं ये सब मेरे करियर का अंत तो नहीं कर देंगे। और फिर वो रात आई जब अस्पताल में एक लड़की को लाया गया जिसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसके पेट में बहुत बड़ी गांठ थी और उसे लाने वालों ने बताया कि ये उसके ससुराल वाले थे। मैंने जब उस लड़की का चेहरा देखा तो मैं सन्न रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पुरानी कॉलेज साथी मीरा थी। मीरा की आंखें डरी हुई थी, उसके हाथों में सुइयों के निशान थे और उसके पेट की गांठ इतनी बड़ी थी जैसे कोई पूरा तरबूज हो। मैंने उसके ससुराल वालों से पूछा, ये क्या हुआ? तो उन्होंने घुमा फिरा कर बताया कि मीरा के पति ने एक स्थानीय डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया था ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन उल्टा उसके पेट में जानलेवा सूजन हो गई थी। मैं दौड़कर डॉक्टर सुधीर के पास गई। उन्होंने मीरा का अल्ट्रासाउंड किया और परिणाम देखकर वो चिल्ला उठे, भगवान, ये क्या है? अस्पताल के अन्य डॉक्टर एकत्र हो गए। तब हमें जो दृश्य दिखा उसने सबको स्तब्ध कर दिया। मीरा के गर्भाशय में कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक जेब थी जिसमें 2 दर्जन से अधिक छोटी छोटी गोलियां थी जो चिकने तरल पदार्थ से घिरी हुई थी। डॉक्टर सुधीर के मुताबिक ये एक तरह की आपराधिक IVF थी, जहां एक झोले छाप डॉक्टर ने बिना लाइसेंस के मीरा के शरीर में खतरनाक हार्मोन्स भर दिए थे, जिससे उसकी ओवरी ने बेकाबू होकर छोटे छोटे सिस्ट बना दिए थे। ये बिल्कुल उस संदर्भ कहानी से अलग था। यहाँ बच्चे नहीं बल्कि बीमारी के लक्षण थे। मीरा को तुरंत ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान मैंने देखा कि उन सिस्टों में से कुछ ने आकार लेना शुरू कर दिया था जैसे छोटी फलियां, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह एक अद्भुत चिकित्सीय मामला है। ये बच्चा नहीं है बल्कि एक ट्यूमर जैसी स्थिति है जो हार्मोनल असंतुलन से विकसित हुई थी। जब मीरा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ तो मीरा के पति और ससुराल वाले वहाँ से गायब हो गए। उन्होंने अस्पताल का बिल भी नहीं भरा। मैं रात भर मीरा के पास बैठी रही, उसकी उंगली पकड़े। सुबह जब मीरा ने आंख खोली तो उसने पहचाना मुझे। उसकी पहली बात थी, आराध्या, मैं क्यों जी रही हूँ? मैंने उसे गले लगाकर कहा, क्योंकि तुम इस दुनिया में किसी उद्देश्य से आई हो और मैं तुम्हें वो उद्देश्य दिखाऊंगी। उसी दिन से मीरा हमारी टीम का हिस्सा बन गई। उसने मुझे बताया कि विक्रम का भाई अनुज अक्सर उसके पति से मिलता था और उन्होंने एक साथ मिलकर योजना बनाई थी मुझे बदनाम करने की। मुझे सच्चाई तो मालूम थी, लेकिन अब इसका सबूत भी मिल गया था। मीरा ने मुझे एक पन्ना दिया जो उसने अपने पति की डायरी से उखाड़ा था। उस डायरी के पन्ने पर लिखा था, अनुज ने कहा कि उसकी भाभी को वापस लाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। पहले उसे बदनाम करेंगे, फिर डराएंगे, अगर नहीं मानी तो। बाद का हिस्सा फटा हुआ था, मानो कोई जानबूझकर उसे काट ले। मेरे सिर पर जैसे बिजली गिरी। अनुज, वही अनुज जो बचपन में मेरे हाथ पकड़कर चलता था, जिसे मैं अपना छोटा भाई समझती थी। वो मेरे खिलाफ ऐसी साजिश रच रहा था। लेकिन क्यों? मैं विक्रम के घर में केवल 8 महीने रही थी। अनुज के साथ मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, तो ये नफरत क्यों? मैंने इसी सोच में डॉक्टर सुधीर से बात करने का निर्णय लिया। वो मुझसे 2 दिनों से मिले नहीं थे क्योंकि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुंबई गए थे। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उनका नंबर नहीं लगा। मैंने उनकी सचिव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर सुधीर अचानक बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हैं। मैं चिंतित हो गई। मैंने अपनी टीम के साथी डॉक्टर रजत से सलाह ली। रजत बहुत ही समझदार और अनुभवी डॉक्टर थे। उन्होंने कहा, आराध्या, ये सब तुम्हारे खिलाफ एक सुनियोजित साजिश लगती है, सावधान रहो। रजत ने मुझे बताया कि अनुज सिर्फ विक्रम का भाई नहीं है, बल्कि वो दिल्ली के एक मशहूर लॉबिस्ट का काम करता है जो हेल्थ सेक्टर में अवैध IVF क्लिनिक चलाते हैं। दरअसल मीरा के साथ जो हुआ वो अनजाने में इसी अवैध नेटवर्क से जुड़ा था। अनुज का काम था अलग अलग शहरों से महिलाओं को लाना जो मां बनना चाहती थी और उनको उनके अवैध क्लिनिकों में भेजना। उन क्लिनिकों में झोले छाप चिकित्सक बिना किसी एहतियात के IVF की प्रक्रिया करते थे और कई महिलाओं की जान चली जाती थी। मीरा सौभाग्यशाली थी कि जान बच गई। अब सब कुछ साफ होने लगा। अनुज मुझे बदनाम करना चाहता था क्योंकि डॉक्टर सुधीर और मैं उसी अस्पताल में काम कर रहे थे जहां से उसके गिरोह की जांच हो सकती थी। अगर मैं बदनाम होकर यहां से चली गई तो जांच दब जाती। लेकिन अनुज ने नहीं जाना कि मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे अब एक नया मोड़ मिला था। मैंने रात भर इस बात पर काम किया कि कैसे अनुज और उसके गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। मैंने मीरा से कहा कि वो अपने पति के पास वापस चली जाए, लेकिन इस बार एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाकर उनकी बातों को रिकॉर्ड करे। मीरा डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया। 3 दिन बाद मीरा ने मुझे कॉल किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बताया कि उसके पति ने उसे बेरहमी से पीटा, उसका फोन तोड़ दिया और उसकी सास उसे कमरे में बंद कर रही थी। मैं तुरंत पुलिस और महिला हेल्पलाइन से जुड़ी और मीरा को छुड़ाया। जब मीरा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया तो पुलिस ने मीरा के पति से पूछताछ की। उसने बताया कि अनुज ने उसे पैसे दिए थे मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करने के लिए और मीरा को मेरे पास भेजा था ताकि उसकी बीमारी से मेरा ध्यान भटके। ये एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन था। मीरा मेरी दोस्त थी,
लेकिन वो अनुज की एजेंट भी थी, बिना जाने। उसे पता ही नहीं था कि उसके पति और अनुज के बीच गहरे संबंध हैं और उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया रहा था। मीरा के आंसू बह निकले। उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो आराध्या, मुझे नहीं पता था कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने उसे उठाया और कहा, तुम नहीं जानती थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी संवारनी है। उसी रात अस्पताल के गेट पर कोई आया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि एक बुजुर्ग औरत मुझसे मिलना चाहती है। जब मैं बाहर गई तो मेरी सास खड़ी थी। हाँ, वही सास जिसने मुझे निकाला था, जिसने मुझे ताने दिए थे, अब मेरे सामने खड़ी थी, आंसू बहाते हुए। उसके बाल बिखरे थे, चेहरे पर थकान थी और आवाज में एक अजीब सी मिन्नत थी। उसने कहा, आराध्या बेटा, तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है। विक्रम तुम्हारे जाने से पागल हो गया है। उसने पीना शुरू कर दिया, नौकरी छोड़ दी। अनुज ने उसे उकसाया है कि तुम बदचलन हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम सच्ची हो, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे मन में एक समय ऐसा था जब मैं इस औरत को मार डालने की बात सोचती थी, पर अब मैं बदल चुकी थी। मैंने कहा, माफी किसी का दिया हुआ वरदान नहीं होता सासू माँ, ये तो अपने आप आती है जब सामने वाला अपनी गलती मान लेता है। पर घर लौटना, मैं अभी यहाँ डॉक्टरी कर रही हूँ और मैंने अपनी जिंदगी बनानी है। सास ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अनुज वहाँ आ पहुँचा। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगा। सास ने चीखना शुरू कर दिया, छोड़ मुझे अनुज, तूने ही सारा कुछ बर्बाद किया है। तूने विक्रम को शराबी बनाया, तूने आराध्या का जीना हराम किया और अब तू मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अस्पताल के गार्डों ने अनुज को रोका। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, अनुज, तुम क्या सोचते हो कि दुनिया में सब कुछ पैसे और ताकत से मिल जाता है? तुमने कितनी महिलाओं की जिंदगियां तबाह की हैं, ये मैं जानती हूँ, और अब तुम सजा से नहीं बचोगे। अनुज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने ठंडी मुस्कान दी और बोला, देखते हैं डॉक्टर साहिबा, आपकी औकात क्या है। वो चला गया, लेकिन मैं जानती थी कि ये खत्म नहीं हुआ था, ये तो शुरुआत थी। अनुज के जाने के बाद मैं अपने कमरे में वापस गई। रात के 3 बज गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। आज मैंने अपनी सास को रोते देखा। मुझे लगा शायद वो भी एक शिकार है, शायद उसने भी कभी अपने पति के डर से मेरे साथ बुरा किया। पर क्या ये उचित है कि किसी और के दुख के बदले हम दुख दें? मैं लिखते लिखते थक गई और सो गई। सुबह मेरी नींद एक जोरदार फोन की घंटी से टूटी। मैंने उठकर देखा, मोबाइल पर डॉक्टर सुधीर का नंबर था। उन्होंने कहा, आराध्या, कल रात मेरी डायरी गायब हो गई। उसमें उस अवैध IVF क्लिनिक के खिलाफ सारे सबूत थे, जिन महिलाओं की मौत हुई थी, उनकी लिस्ट, उनके परिजनों के बयान, सब कुछ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर वो डायरी अनुज के हाथ लग गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, और इससे भी बुरी बात ये होगी कि अनुज हमारे खिलाफ पलटवार कर सकता है। मैंने तुरंत अस्पताल के CCTV रूम जाकर पिछली रात की फुटेज निकलवाई। हमने देखा कि रात को 2:20 पर एक शख्स डॉक्टर सुधीर के कमरे में घुसा और 5 मिनट बाद बाहर आया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चाल ढाल से वो अनुज लग रहा था। मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने अनुज के घर पर छापा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने उसके कमरे को खंगाला तो एक तहखाना मिला जिसमें बंद महिलाओं को रखा गया था। ये महिलाएं वो थीं जिन्हें अनुज के नेटवर्क के झोले छाप डॉक्टरों ने ट्रीट किया था, जिनके बच्चे या तो मृत पैदा हुए या गंभीर रूप से विकलांग। उन महिलाओं को यहाँ कैद करके रखा गया था ताकि वो किसी से कुछ न कह सके। पुलिस उन सबको छुड़ाकर अस्पताल ले आई। उनमें से एक महिला ने बताया कि उसके पति ने अनुज से संपर्क किया था, क्योंकि शादी के 8 साल बाद भी उसके बच्चा नहीं हुआ था। अनुज ने उन्हें बताया कि वो एक विदेशी तकनीक से गर्भधारण कराएगा, लेकिन असल में उसने एक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उस महिला की ओवरी पूरी तरह नष्ट हो गई। वो महिला अब कभी मां नहीं बन सकती थी, और उसकी ये हालत देखकर उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था और अनुज ने उसे यहाँ कैद कर लिया था। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस महिला का हाथ पकड़ा, तुम अब सुरक्षित हो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हम हिसाब मांगेंगे। मैंने पुलिस से कहा कि वो डॉक्टर सुधीर की डायरी भी ढूंढे। पुलिस ने पूरे अस्पताल और अनुज के ठिकानों की तलाशी ली, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच मुझे एक और झटका लगा। डॉक्टर रजत, जो मेरे सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक थे, अचानक गायब हो गए। उनका मोबाइल बंद था, उनके घर का फोन नहीं उठ रहा था, और उनके परिवार ने बताया कि वो कल रात से नहीं लौटे थे। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या रजत भी अनुज का साथी था, या वो भी अनुज का शिकार था? मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि तभी मुझे ख्याल आया, और रजत ने ही मुझे अनुज के बारे में पहले बताया था। उसने मुझे कहा था कि अनुज एक बड़ा लॉबिस्ट है और उसका हेल्थ सेक्टर में गहरा हाथ है। लेकिन रजत को ये सब कैसे पता चला? क्या रजत भी उसी गिरोह में शामिल था? मैंने डॉक्टर
सुधीर से पूछा तो उन्होंने कहा, आराध्या, मैंने रजत से कुछ महीने पहले पूछा था कि वो इतनी जानकारी कैसे रखता है। उसने कहा था कि उसका एक मरीज था जिसकी मौत उसी गिरोह के कारण हुई थी। उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए गिरोह में घुसपैठ की थी। ये सुनकर मेरी नसें सन्न हो गईं। तो रजत एक एजेंट था या एक गुप्त खुफिया अधिकारी? सब कुछ उलझा हुआ था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, अगर तुम रजत की जान बचाना चाहती हो तो कल शाम 6 बजे पुरानी दिल्ली के गोले मार्केट के पीछे वाले गोदाम में अकेली आना। वो डायरी हमारे पास है और रजत भी। एक पुलिस वाले को भी साथ ले आए तो वो मर जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर एक जाल था। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो रजत मर जाएगा। अगर मैं गई तो मेरी भी जान खतरे में थी। मैंने सोचा मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। मैंने पुलिस को बताया, लेकिन ये कहा कि मैं अकेले जाऊंगी और वो लोग दूर से पीछा करेंगे, लेकिन गोदाम के आसपास कोई पुलिस नहीं होगी। उन्होंने मुझे एक बटन वाला माइक दिया जिससे मेरी हर बात रिकॉर्ड होगी और पुलिस सुन सकेगी। मैं शाम 6 बजे गोदाम पहुंची। वहाँ अंधेरा था, बिजली नहीं थी। एक कोने में रजत को कुर्सी से बांधकर रखा गया था। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। मैंने आवाज लगाई, रजत, तुम ठीक हो? अनुज बाहर निकला। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसने कहा, वाह, आप आ गई, बहुत अच्छा। देखो रजत को, तुम्हारा वफादार साथी। ये जानते हो ये असल में कौन है? मैंने कहा, मुझे सब पता है। ये उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने उसकी बहन को मारा। अनुज हंसा, बहन को मारा? ये तो झूठ है। असल में इसकी बहन हमारे नेटवर्क का हिस्सा थी। वो खुद नाबालिग लड़कियों को बेचती थी। रजत ने उसे पुलिस के डर से मरवा दिया था और अब इसकी नेकी का नाटक कर रहा है। मैं सन्न रह गई। रजत ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो वो मान रहा हो। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। रजत, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था, वो असल में एक हत्यारा था। क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ अनुज की बात पर? मैंने रजत का कपड़ा खोला और पूछा, रजत, क्या ये सच है? रजत ने रोते हुए कहा, आराध्या, मैं अपनी बहन की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ, पर मैंने उसे पुलिस के हवाले करना चाहा। उसने खुद ही जहर खा लिया था। मैं उसके अपराधों से शर्मिंदा था, इसलिए मैं उसके साथियों को पकड़वाना चाहता था। मैं रजत की बातों से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन मेरे पास समय कम था। अनुज ने बंदूक मेरी तरफ तान दी। तभी पुलिस ने गोदाम में एंट्री की। अनुज ने कुछ समझने से पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रजत को भी हिरासत में ले लिया गया। मुझे डायरी मिल गई जो छत के ऊपर छुपा कर रखी थी। पुलिस ने कहा कि अब हम सबूतों के साथ अवैध आईवीएफ नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में हर अपराधी सजा का पात्र है? क्या रजत को उसकी बहन के अपराधों की सजा मिलनी चाहिए? मैं कोई जज नहीं थी, मैं तो एक डॉक्टर थी जो बस महिलाओं की मदद करना चाहती थी। उस रात मैंने एक बात तय कर ली, अब मैं सिर्फ इलाज ही नहीं करूंगी बल्कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाऊंगी, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न लड़ना पड़े। अनुज की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में खबर फैल गई। हर कोई हैरान था कि एक मशहूर परिवार का लड़का इस तरह का काला धंधा करता था। विक्रम मुझसे मिलने अस्पताल आया। वो पहले से पूरी तरह बदला हुआ था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी, शरीर पतला हो गया था, हाथ कांप रहे थे। उसने मेरे पैर छुए और कहा, आराध्या, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ जो किया वो गलत था। मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था। मैंने तुझसे प्यार किया था पर दिखा नहीं पाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विक्रम, प्यार सिर्फ बातों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। तुमने मेरे साथ वो कभी नहीं किया जो पति को करना चाहिए। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं। मैं तुमसे तलाक लूंगी। विक्रम के आंसू बह निकले, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। उसी दिन हमारे तलाक के कागजात भर दिए गए। मेरी सास ने भी मुझे फोन करके माफी मांगी और कहा कि वो अब माया को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। माया को मैंने एक छोटे से कैफे में नौकरी दिला दी, जहां वो अपनी मर्जी से काम करती थी और आत्मनिर्भर बन रही थी। मीरा ने भी अपने पति को तलाक दे दिया और उसने नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की। रजत पर कोई मुकदमा नहीं चला क्योंकि उसने पुलिस को अनुज के नेटवर्क की पूरी जानकारी दे दी और वो एक गुप्त सूचना दाता था। हालांकि उसकी बहन के अवैध कार्यों की जांच के दौरान उसे मानसिक आघात सहना पड़ा, लेकिन अस्पताल ने उसका इलाज किया। 1 साल बाद हमारी टीम ने आराध्या फाउंडेशन की शुरुआत की। ये संस्था उन महिलाओं के लिए थी जो घरेलू हिंसा, बांझपन के झूठे दबाव और अवैध चिकित्सा प्रक्रियाओं की शिकार होती थी। हमने सरकार से मांग की कि आईवीएफ क्लिनिकों पर सख्त नियम लागू किए जाएं और हर क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो। हमारी मुहिम को काफी समर्थन मिला। मेरे माँ और पिता अब मेरे साथ दिल्ली आ गए थे। उन्होंने पहली बार मुझे डॉक्टर के कपड़ों में देखा तो आंखों में आंसू थे। मेरे पिता ने कहा, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो हमने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, पापा, आपने मुझे सपने देखना सिखाया और सपने सच करना मेरा काम है।
आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जिंदगी में दुख आते हैं तो अकेले आते हैं, लेकिन जीत हमेशा हमारे साथ होती है। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी कहानी यहाँ खत्म होती है, पर मैं यही कहूंगी कि कोई भी औरत कमजोर नहीं होती, उसे बस थोड़ा सा मौका चाहिए अपनी पहचान बनाने के लिए। मैंने वो मौका लिया और आज मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। बस अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिए।